हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक में जो है हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। अब हमारा है थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर में हम लोगों ने एक लेक्चर में देखा था ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, और दूसरे में भी जो है हमने नाइट्रिक एसिड की एक विधि पढ़ी थी जिसका नाम था बर्कलैंड तथा आइट की विधि। आज जो है थर्ड विधि है लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि जो है नाइट्रिक एसिड की प्रयोगशाला विधि। इसमें प्रयोगशाला में नहीं, लैब में हम नाइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आप चित्र देख रहे हैं, इसका चित्र याद करने के लिए, जैसे मैंने सभी लेक्चर में आपको चित्र याद करने के लिए ट्रिक बताया, तो इसमें भी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है चित्र याद करने की। नहाता हुआ घड़ा सीटी बजा रहा है, नहाता हुआ घड़ा सीटी बजा रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए, जैसे ये घड़ा है ना, घड़ा, तो ये नहा रहा है, इसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं तो सीटी बजा रहा है। ये सीटी की तरह है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये सीटी की तरह है। तो इससे आपको थोड़ा सा लिंक रहेगा, मतलब कि चित्र इसका कैसा था, लैब मेथड में चित्र हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम रिएक्शन जैसे किसकी कराएंगे, तो ये कंपाउंड बनेगा नाइट्रिकल। तो आपको याद रहना चाहिए कि पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर यहाँ से एक H यानी HNO3, यहाँ से एक H आएगा और इधर से NO3 यानी HNO3 आपस में रिएक्ट करके HNO3 बना लेंगे। H2SO4 और NO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 बनेगा और साथ में बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यानी इसकी रिएक्शन इजी है, रिएक्शन में कुछ नहीं करना। जब पोटेशियम नाइट्रेट तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। कहानी खत्म हो गई, यानी लैब प्रिंसिपल में हमें यही लिखना है। अब इसके बाद इसकी विधि जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्या करते हैं, इसमें एक फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 को जब गर्म करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट तथा H2SO4 के मिश्रण को जब गर्म करते हैं, यानी गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म करते हैं तो HNO3 की बास बनती है। जो HNO3 की बास बनती है, इसको हम क्या करते हैं, एक ग्राही जो है इसके ऊपर हम ठंडा जल डाल रहे हैं, तो ग्राही में क्या कर लेते हैं, यहाँ तो ये बाष्प है और इसको हमें लिक्विड की फॉर्म में इकट्ठा करके रखना है। तो करेंगे क्या, इसको हम बाष्प को ठंडे जल से ग्राही में, जो ठंडे जल के द्वारा इसको ठंडा किया गया है, इस ग्राही को इसमें हम एकत्रित कर लेंगे, जिससे क्या होगा, HNO3 जो है हमारा द्रवित हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में हमारा HNO3 हमें मिल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो बाष्प बनेगी उस बाष्प को ग्राही के अंदर हम एकत्रित कर लेंगे। ग्राही कैसा है, इसके ऊपर हम जल डालना है, जिसकी वजह से ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो आपको मैंने 3 लेक्चर पढ़ा दिए। 3 लेक्चर में हमने तीनों विधि पढ़ी थी। एक में ओस्टवाल्ड विधि, दूसरे में हमने बर्कलैंड तथा आइट की विधि, तीसरी विधि थी आज लैब मेथड, जो कि बहुत ज्यादा छोटी थी, इसमें कुछ खास था नहीं। तो तीनों का मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे हमने ओस्टवाल्ड विधि में पढ़ा था, तो ओस्टवाल्ड विधि में मैंने क्या बताया था आपको कि ओस्टवाल्ड विधि में क्या था कि अमोनिया और हवा की रिएक्शन करा रहे थे। उसका चित्र क्या था, उल्लू आजाब। चित्र याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, उल्लू आजाब यानी उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ और अवशोषण स्तंभ। तो उन तीनों से हमने क्या किया था, चित्र याद कर लिया। और उसके बाद जो है उसमें अमोनिया और हवा हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, पीटी की जाली लगी होती है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। जो पीटी की जाली लगी होती है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। और उत्प्रेरक का कार्य जो है आपको पता है उत्प्रेरक कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा था, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा केमिकल काइनेटिक्स का तो वहां आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक। तो उसके बाद जो है हमने क्या देखा, उत्प्रेरक कक्ष में पीटी की जाली लगी होती है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं। जब अमोनिया और हवा नीचे से जब प्रवाहित करते हैं तो क्या आवाज आती है, 45-46 नो वाटर, यानी वहां पे क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर हम कहां ले आते हैं, ऑक्सीकारक स्तंभ में। नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीकारक स्तंभ में ले आते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिएक्शन होती है O2 से। तो NO जो है फिर से O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले जाएंगे, अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में जब ले जाएंगे तो अवशोषण स्तंभ में क्या था, क्वार्ट्ज भरे हुए थे। क्वार्ट्ज जो भरे थे और ऊपर से हम क्या करते हैं, जल की वर्षा। तो क्वार्ट्ज और ऊपर से जल की वर्षा जब करते हैं तो H2O और NO2 आपस में रिएक्ट करके 2 भैया बनाते हैं। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ट्रिक से याद कराई रिएक्शन। दो भैया बनाते हैं, एक HNO2 और एक HNO3। जो HNO2 है वो क्या है, अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा। 2 भैया बनाते हैं जिनमें 1 साल का अंतर होता है। छोटा वाला मर जाएगा और बड़े वाले में बदल जाएगा। और क्या कहते हैं, मरेगा नो वाटर, नहीं पियेंगे पानी, यानी मरने टाइम में पानी नहीं पियेंगे। तो उस तरीके से आप ओस्टवाल्ड विधि याद कर लोगे। उसके बाद हमने दूसरी विधि पढ़ ली थी, बर्कलैंड तथा आइट की विधि। बर्कलैंड और आइट की विधि में कुछ नहीं था, बस स्ट्रक्चर जो है इसका चित्र जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, रिएक्शन लगभग सेम ही है। इसमें क्या करते हैं, इसका चित्र याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, बीबी आजा अब, और बीबी के बीच में क्या लगाना है, कूलर लगाना है। जो बीबी है उसके बीच में कूलर लगाना है। इसमें क्या होगा, वैद्युत भट्टी है, उसके बाद कूलर है, उसके बाद बॉयलर है, ऑक्सीकारक स्तंभ है और अवशोषण स्तंभ है। ये सब स्ट्रक्चर आप माइंड में याद कर सकते हो। कभी मैं गारंटी ले रहा हूँ, पेपर में जब जाओगे तो पेपर में भी आपको ऐसे ही सेम टू सेम याद रहेगा, कुछ करना ही नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए हमेशा के लिए याद।
अच्छा, मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, वैसे हम भूल जाते हैं, एक बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए जो है ट्रिक से आपको हेल्प होगी कि चित्र कैसे कैसे बनाना है हमें। तो उसके बाद हमने क्या बताया, चित्र हो गया। अब चित्र में क्या है, वैद्युत भट्टी, बी का मतलब है वैद्युत भट्टी। वैद्युत भट्टी में क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम क्या करते हैं, हवा प्रवाहित करते हैं, हवा में क्या है N2 और O2 गैस है, तो N2 और O2 जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद कौन सी गैस बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएंगे। जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी तो उसको फिर हम कहां ले जाएंगे, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है गैसीय मिश्रण का, तो उसको हम ले जाएंगे ठंडा करने के लिए, किसमें, कूलर में। तो कूलर में उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, सिर्फ 500 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रह जाएगा उसको फिर हम कहां से ले आएंगे, बॉयलर में। कूलर के बाद बॉयलर में, बॉयलर में उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। 50 के बाद फिर बॉयलर के बाद जो है हम कहां ले जाएंगे, ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ में जो NO है फिर से O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2, और NO2 को फिर से हम कहां ले जाएंगे, अवशोषण स्तंभ में। फिर वही कहानी, अवशोषण स्तंभ में ऊपर से जल की वर्षा होगी, क्वार्ट्ज भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जल की वर्षा जब करेंगे तो जल से NO2 रिएक्ट करके फिर से दो भैया बनाएंगे, जिनमें 1 साल का अंतर होगा, छोटा वाला मर जाएगा, बड़े वाले बदल जाएगा, और क्या कहते हो, मरेगा, नो वाटर। तो इस तरीके से आप ये विधि भी याद कर लोगे। और थर्ड विधि जो है आज थी हमारी प्रयोगशाला विधि, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जब पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, पोटेशियम HNO3 को, तो ये सोरा है, KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सोरा ही बोलते हैं, इसको इसलिए हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ठीक। तो इसकी क्रिया जब H2SO4 से कराएंगे तो NO3 और यहाँ का HNO3 बना लेगा और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। बाकी इसकी लैंग्वेज जो है बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से हमने तीनों मेथड पढ़ लिए। मैंने आप लोगों से कहा था पहले मैं जो कराऊंगा वो सारे कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपको, जितने भी कंपाउंड हैं सारे परिवार में, नाइट्रोजन फैमिली हो या ऑक्सीजन फैमिली हो, जितनी भी फैमिली है उन सबके हम पहले कंपाउंड पढ़ लेंगे, और कंपाउंड पढ़ने के बाद इन सब जो भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं इनकी सबकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो स्टार्टिंग में जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये आयनन विभव क्या होगा, ये सब जो है छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये गुण जो है, इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले कंपाउंड, उसके बाद इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जब कोई कुछ टॉपिक बच जाएंगे उसको हम पढ़ेंगे लास्ट में। इस तरीके से हमारा पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज पूछना है, अगर कोई इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो बना के या फिर उसी में ही समझाने की कोशिश करूंगा कमेंट के द्वारा ही। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।